सो टर्म 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। टर्म टू टर्म टू में कितने चैप्टर हैं पहले बता दूं, और कौन से चैप्टर के कितने मार्क्स हैं ये बता देते हैं आपको। ठीक है, मैथ्स में तो टर्म टू में हमारी 3 यूनिट हमें करनी है। यहाँ पे टर्म टू में 3 यूनिट है। तो पहली यूनिट है यूनिट 1, एक यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस के नाम से है। इसमें जो चैप्टर्स हैं कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है। इनका जो वेटेज है इन यूनिट्स का, ये 18 मार्क्स की है। ये वाली 18 मार्क्स, ये तीनों चैप्टर 18 मार्क्स के होंगे। टोटल जो पेपर है, टोटल पेपर 40 मार्क्स का होगा। जो टोटल आपका जो मार्क्स होंगे पेपर में टर्म 2 में, वो 40 मार्क्स होगा। और सब्जेक्टिव पेपर होगा, आपको सॉल्यूशंस लिखने होंगे। एमसीक्यू वाला जो पार्ट था वो टर्म 1 में था। अब 40 में से इंटरनल मार्क्स होंगे 10 इंटरनल मार्क्स होंगे आपके, तो टोटल मार्क्स होंगे 50। तो 40 जो रिटर्न एग्जाम होगा 40 का, उसमें एक यूनिट है कैलकुलस के नाम से 18 मार्क्स की आएगी। इसमें चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है। चैप्टर 7 का नाम है इंट्रीगल्स। इंट्रीगल्स, तो इसमें इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशन, AOI भी बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रल्स आप पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन, जैसे चैप्टर 5 पढ़ा था हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर उसकी एप्लीकेशंस थी डेरिवेटिव की, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके बाद जो चैप्टर 9 है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ेगी हमें और इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये 18 मार्क्स की यूनिट है, 3 चैप्टर। ये सेकंड बुक में आएंगे एनसीईआरटी की। चैप्टर 7 से स्टार्ट होगी, वो 8 होगा 9 होगा। फिर इसमें यूनिट, जो दूसरी यूनिट है हमारे पास वेक्टर एंड 3D। वेक्टर, इसका नाम है यूनिट का वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी आ जाएगी, जो लेंथ फ्लक्स। इसमें जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर 11। चैप्टर 10 वेक्टर के नाम से है, वेक्टर्स, और ये 3D ज्योमेट्री के नाम से है, सम इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इनका जो वेटेज है 14 मार्क्स का वेटेज है, इन दोनों इन यूनिट्स का 14 मार्क्स। तो दोनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स है। इंडिविजुअल ब्रेकअप नहीं दे रखा है यहाँ पे चैप्टर्स का, तो 14 मार्क्स के ये होंगे, 18 के ये हो गए और 14 के ये। अब एक यूनिट है प्रोबेबिलिटी, तो 3 यूनिट है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी कितने मार्क्स की होगी? फिर देखो 40 का होगा टोटल। ये प्रोबेबिलिटी है चैप्टर नंबर 13। 12 हम लोग कर चुके हैं एलपीपी, ये प्रोबेबिलिटी के नाम से ही है, तो इसके कितना वेटेज होगा? 8 मार्क्स। पेपर सब्जेक्टिव होगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर में 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन आते थे, उससे पहले 6 मार्कर भी आते थे। अभी पेपर का पैटर्न, अभी बोर्ड से जब कोई सैंपल पेपर आएगा तब पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, लेकिन पेपर सब्जेक्टिव होगा। ये आप लोग लिख लीजिए इसको, सारे चीजों को पेज पे, इसी पेज पे। तो ये टर्म 2 डाल लीजिए ना यहाँ पे, टर्म 2 का ये सिलेबस है हमारा, जो आपको करना है मैथमेटिक्स में। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, 40 मार्क्स का ही पेपर होगा। रिटर्न 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं, वो आपको पता ही है। लैब मैनुअल, जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनके बेसिस पे असाइनमेंट्स। हाँ, पहले 70 का वो उसका होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन। मैथ्स का 80 का होता था रिटर्न, 80 का। 40 का हो गया, 40 का। इसके बाद इंटरनल जो मार्क्स हैं आपके, इंटरनल मार्क्स दो उसमें ब्रेक होते हैं 5-5 मार्क्स में। एक तो आप पीरियोडिक टेस्ट देते हैं, 5 मार्क्स का उनका वेटेज होता है, जो पीटी एग्जाम्स जो आप देते हैं बीच बीच में,
और 5 मार्क्स होते हैं लैब मैनुअल के। एक टर्म एंड असेसमेंट होता है, लैब मैनुअल से एक्टिविटी लिख के दिखानी होती है आपको एक एक्टिविटी, और उस पर वाइवा होता है, 5 नंबर इन चीजों के होते हैं। इसमें जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं और ये लैब मैनुअल्स मेंटेन करते हैं, 3 मार्क्स उसके होते हैं। असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटी वाइवा के, और जो टर्म एंड होता है उसके 2 मार्क्स होते हैं। वाइवा और टर्म एंड असेसमेंट जो एक्टिविटीज हैं वो लिखवा के देखते हैं। एक एक्टिविटी आपको दे देंगे कि आप एक एक्टिविटी लिखो, तो उसके 2 मार्क्स होते हैं, और लैब मैनुअल मेंटेन करने के 3 मार्क्स होते हैं। तो 5 ये हो गए, 5 पीटीज के हो गए। इंटरनल एग्जामिनेशन में ऐसे मार्क्स मिलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? आलू लेके जाने हैं 2.5 किलो, 1 किलो मटर लेके जानी है। ये समझ गई, कोई बात नहीं, ये सिलेबस में नहीं है आपके। ये हमारे सिलेबस में है। इसके बाद ये बात समझ में आ गई। 18 मार्क्स की कैलकुलस है, 3 मार्क्स का, 3 चैप्टर हैं, 14 3 चैप्टर हैं 18 मार्क्स के, 2 चैप्टर हैं 14 मार्क्स के, और 1 चैप्टर है 8 मार्क्स का। तो टोटल कितने चैप्टर हैं टर्म 2 में? 6। वेरी गुड। टर्म 1 में कितने आ गए थे? 7 आए थे, और 6 ये मिला के 13 चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, 13 चैप्टर क्लास 12 में थे। ये 10 की प्रोबेबिलिटी नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत आपको ज्यादा लगेगी प्रोबेबिलिटी को समझने में, पर आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वेटेज हो गया। ये पेपर का पैटर्न, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बाद में पता लगेगा। 40 मार्क्स का पेपर है। तो हमें शुरू करना है चैप्टर 7 से। इंट्रीगल इसका नाम है। एक बात और बताने वाला था, कुछ भूल गया भी याद आएगी तो बता दूंगा। चैप्टर नंबर 7। इंट्रीगल्स। इसमें चैप्टर में, ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। इसमें जो मुश्किल काम है इस चैप्टर में, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो बहुत सारे भी नहीं है। वो उनको रिमेंबर रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उनको रिमेंबर कैसे रखेंगे? जब भी आप कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को लिखें हर बार अप्लाई करते टाइम, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, पूरा चैप्टर फॉर्मूले पे चलता है। अगर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज लाइक अ वेपन। फॉर्मूला एक तरह का वेपन है, जिससे आप उसको क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपके पास वेपन नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को खत्म नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है टोटल। इंट्रीगल का मतलब क्या होता है? इंट्रीगल का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन किया हमने, डिफरेंशिएशन किया था ना हमने, डिफरेंशिएशन क्या था अभी बता दो। इंट्रीगल
पेंटिंग 15 नंबर का एक दिन पहले पेंटिंग है इसलिए पूरी वो पेंटिंग ठीक है, देखिए जैसे चौक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैथ्स में फंक्शन होता है, मैथ्स में फंक्शन होता है कि चौक है, अगर इस चौक को मैं तोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस चौक का डिफरेंशिएशन हो गया, और ये इसका एक छोटा सा पीस है, डी बाई डी एक्स करने के बाद डेरिवेटिव कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, इसको मैंने वर्टिकली ब्रेक किया है तो वाई एक्सिस में, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ चौक को, तो किसके रेस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं। फिर अगर मुझे इस चौक को जोड़ना है, इस चौक को अगर मुझे, ये तोड़ के दो पीस हो गए इस चौक के, ठीक है, अगर इन दोनों पीसों को, जैसे चौक थी हमारे पास, इससे मुझे पूरी चौक बनानी है इन दोनों पीसों से, ये जैसे दो पीस हैं अब टूट गए, तो इन दोनों पीसों को जोड़ना, अगर आपको इसको तोड़ना आता है तो आपको पता है कि आपने इसको वर्टिकली तोड़ा था, तो आप इसको जोड़ते हुए ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपने इसको ऐसे जोड़ा था, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सही वे है जोड़ने का, जैसे आपने इसको ब्रेक किया ऐसे ही आपने इसको जोड़ा, तो जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेशन और तोड़ने को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर मैं ऐसे एक वर्ड में इसको आप जनरल बात में समझाऊं, तो जैसे ये चौक है, ये दोनों है, ये दोनों फूंक मारो, देखो इसने फूंक मारी और ये चौक जुड़ गई, वही दोनों चौक थी, दोनों चौक जुड़ गई, ये कोई काला जादू नहीं है, ये हाथ की सफाई है, ठीक है, तो ये चौक जुड़ गई। अब देखो जैसे ये चौक जुड़ गई, आप इसमें फूंक मारो ये चौक में, तो देखो ये चौक जुड़ गई, देखो तो बन गए ना दो पीस, तो ऐसे फूंक मारते तो जुड़ जाती है। आपको क्या लग रहा है मेरे हाथ में चौक है, आपको क्या लग रहा है कि मेरे हाथ में एक जुड़ी हुई चौक है और एक ये टूटी हुई चौक है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये एक मेरे हाथ में ये चौक है, कभी मैं फूंक मारता हूँ तो इसको छुपा लेता हूँ, कभी इसको छुपा लेता हूँ, ये कोई जादू टोना नहीं है, कोई काला जादू नहीं है, बस हाथ की सफाई है, ठीक है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हैं इस चैप्टर में, वो बहुत सारे फॉर्मूलाज एंटी डेरिवेटिव हैं, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा, ये इसी का छोटा भाई है, इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन किया है उसी का छोटा भाई है। तो जो फॉर्मूला जिसको तोड़ा था, जैसे कि एग्जांपल दूं आपको, जैसे हमने तोड़ा था डी बाय डीएक्स किया था हमने एक्स की पावर एन का, ये सबसे पहला फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, तो टूट के क्या मिला था ये हमें टूट के मिला था एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ये टूट के मिला पीस, जैसे मैंने चौक को तोड़ा तो एक छोटा सा पीस मिल गया, अब इन छोटे 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 पीसेस को जोड़ दे तो वो पूरी चौक मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूं, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का तरीका ये था, डी लिखते थे, डी बाई डीएक्स लिखते थे, ये डीएक्स बताता था किसके रेस्पेक्ट में हमने उसको ब्रेक किया है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और ये डी बताता था डेरिवेट किया, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन को इट्स लाइक एन स्नेक, एक सांप की तरह दिखाते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, जो यहाँ पे डी लिखते थे यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, ये डीएक्स इसके यहाँ पे आता है, इसमें डीएक्स नीचे लिखते थे, यहाँ पे डीएक्स ऊपर आता है, क्योंकि उल्टा प्रोसीजर है इसका, ठीक है। ये दो चीजें हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ऐसे साइन बना है, और यहाँ पे डीएक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेट करना है, और इसका मतलब है कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको तोड़ा, एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो मतलब इसको अगर यहाँ पे रख दूं तो मुझे ये जुड़ के ये मिल जाना चाहिए पूरा, जिसको डिफरेंशिएट करके ये मिला, इसको जोड़ के तो ये मिलना चाहिए, पूरा रिवर्स प्रोसीजर एंटी डेरिवेटिव, जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको ये मिला एक छोटा पीस, उन छोटे छोटे पीसेस को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे इंटीग्रेशन से, जोड़ेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, एक्स की पावर एन। ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला फॉर्मूला है, डी इंटीग्रेशन ऑफ एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको मॉडिफाई करूंगा इस फॉर्मूले को मैं, ये हमें रिमेंबर नहीं रखना, हमें इसको मॉडिफिकेशन करना है। अब देखो मॉडिफाई कैसे करूंगा, ये सबसे पहला फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन का, इसको देखिएगा,
एन एक्स एन माइनस वन, एन कॉन्स्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में जाता है, बहुत सारे रूल ऐसे ही है। एन बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स की पावर एन माइनस वन डीएक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। ठीक है, अब इस एन को मैं नीचे ले जा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, dx इज इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन एन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n को रिप्लेस कर दूं n प्लस वन से दोनों तरफ, अगर मैंने इस तरफ x को n को रिप्लेस कर दिया, n को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, n प्लस वन से ऑन दिस साइड, इस साइड में, तो मुझे इस साइड में भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जिस भी चीज को रिप्लेस करते हैं दोनों तरफ करना होता है इक्वालिटी में। तो n की जगह क्या रखूंगा, n प्लस वन और नीचे n प्लस वन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बनेगा, अब यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको x की पावर n का 1 से 1 बढ़ गया, x की पावर n का करना है इंटीग्रेशन, तो आपके पास आएगा x की पावर n का, अगर आप करते थे डिफरेंशिएशन तो एक पावर नीचे गिर जाती थी और पावर कम हो जाती थी, पावर n मल्टीप्लाई में आता था और पावर कम हो जाती। इंटीग्रेशन करते टाइम जोड़ रहे हैं तो पावर बढ़ेगी, तो इसमें पावर एक पावर बढ़ जाती है n प्लस वन, और जो मल्टीप्लाई में होता था वहां पे, यहाँ पे डिवाइड में बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड, n प्लस वन, यही से बनाया है मैंने। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। एक मैं यहाँ पे प्लस सी और कर रहा हूं, प्लस सी, प्लस सी एक कांस्टेंट इसमें ऐड करना होता है। इंटीग्रेशन के दो टाइप हैं, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है इंटीग्रेशन इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। ठीक है, अभी बताता हूं इसको, फॉर्मूले को बस इसी को लिखिएगा, ये कहानी सुनाई है कि आपको ये आया कहां से है, इसलिए इसको लिख लीजिए पहला फॉर्मूला डाल के। ये जो n है यहाँ, ये भी अभी समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन समझाता हूँ। इस पे n कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट c एक कांस्टेंट है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, किसकी वैल्यू, सी की, c की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब जिस कांस्टेंट को अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आर्बिट्री कांस्टेंट। सारे क्वेश्चन में प्लस सी लगा, प्लस सी लगाना है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। दो तरह का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, एक इंटीग्रेशन होगा हमारा इनडेफिनेट, जो डेफिनेट नहीं होगा, एक इंटीग्रेशन होगा हमारा डेफिनेट। तो पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और ये प्लस सी लगाने का काम करेंगे केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। जो इंटीग्रेशन डेफिनेट नहीं है उसमें प्लस सी लगाएंगे, इसमें प्लस सी नहीं लगेगा डेफिनेट में। ये प्लस सी क्यों लगाते हैं, क्या राज है इसके पीछे, अभी ये आपको बताएंगे क्यों इसको लगा रहे हैं, इनडेफिनेट में क्यों लगा रहे हैं, डेफिनेट में क्यों नहीं लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्यों लगाते हैं इसको, इसका भी लॉजिक बताएंगे आपको। ये फॉर्मूला देख लिया आपने, ये मैंने उसी के फॉर्मूले से बनाया है, ये फॉर्मूला मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना के तैयार किया है अभी आपके लिए। ये समझ में आ गया, दो तरह के डिफरेंशिएशन, पहले इनडेफिनेट में हमारी एक्सरसाइज है, फिर हमारी डेफिनेट इंटीग्रल पे चलेगा टॉपिक, दो टॉपिक है। इस फॉर्मूले को लगाना सीखते हैं पहले, ये फॉर्मूला काम क्या करेगा। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये पहला फॉर्मूला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन आएगा इस तरह से, इवेलुएट, वो लिखेगा इवेलुएट, इसको इवेलुएट करो मतलब सोल्व करो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx। ये ध्यान रखिएगा, ये एक सांप की तरह दिखाई दे रही है आपको, ये सांप है और ये इसके दांत हैं, इट्स अ स्नेक और ये इसके दांत हैं। तो ऐसे ना करें आप कि ये इंटीग्रेशन बना दिया, ऐसे जल्दी जल्दी में हम लोग करते हैं, इंटीग्रेशन बना दिया x की पावर 4, तो ये सांप है, ये इसके दांत हैं। तो जब तक सांप के पास दांत नहीं होगा कोई फायदा नहीं है सांप का, कोई नहीं डरेगा उससे। तो सांप के साथ दांत जरूर बनाए आप, डी फॉर दांत, ये सांप के दांत हैं, तो ये स्नेक की तरह दिखाई देता है। ऐसे जल्दी जल्दी में छोड़ देंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ठीक है। अब इसमें देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं, x की पावर क्या हो गई
4। तो मेरा हमारा फॉर्मूला कहता है x की पावर अगर n है तो x की पावर यहाँ पे n प्लस 1 हो जाती है। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस 1, ठीक है। और नीचे भी हमें n प्लस 1 लिखना है, n कितना था 4, तो यहाँ पे 4 प्लस 1, तो क्या आ गया x की पावर 5 अपॉन और प्लस सी क्यों लगाते हैं बात बता दूंगा आपको। इनडेफिनेट में हमें प्लस सी लगाना होता है, अभी कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लगाते हैं, ये भी बताऊंगा आपको बाद में, इसकी ज्यादा टेंशन मत। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए। अगर मैं बोलूं x की पावर 3 का करना है इंटीग्रेशन, x की पावर 4 अपॉन प्लस 3, वेरी गुड, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, अगर प्लस 3 लगाते तो कुछ हो जाएगा। तो प्लस सी नहीं लगाते हैं अगर, तो होता क्या है इसमें, इसके प्लस सी के मार्क्स डिटेक्ट कर लेते हैं टीचर, आधा नंबर काटते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो प्लस सी आपको लगाना ही है। क्यों लगाना है इसकी ज्यादा इसके ज्यादा मत सोचो, अभी मैं इसको लिंक कर पहले क्लियर कर दूं आपको फॉर्मूला, फिर इसको बताता हूं प्लस सी क्यों लगाते हैं हम लोग। ये बात समझ में आई। और आधा नंबर भी उन बच्चों का कटता है, जैसे पेपर था 100 मार्क्स का पेपर चल रहा है, अब बच्चे के आ रहे हैं 98 95 से ऊपर चल रहा है, ऊपर खेल रहा है, फिर उसकी हर एक छोटी से छोटी गलती पे भी मार्क्स काटे जाते हैं, क्योंकि वो तो परफेक्शन की तरफ जा रहा है ना। अब 100 में से 100 आने हैं, अब कॉपी में 100 में से 100 आ रहे हैं, एक क्वेश्चन में प्लस सी लगाना भूल गया तो आधा नंबर उसका काटा जाएगा, क्योंकि उसकी गलती है, इसका आधा नंबर काटेंगे और वो 99.5 उसको मिलेंगे और वो राउंड ऑफ होकर 100 हो जाएंगे। 98.5 वाले के 99 आएंगे ना, देखो, वरना उसके 98 आते। अब अगर मैं बोलूं कि x की पावर 2 का, ये देखो, ये सांप बनाया और ये इसके दांत बनाए, सांप के दांतों के बीच में कौन फंस गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो x की पावर एक पावर बढ़ानी है अपॉन 3 प्लस सी। अगर मैं बोलूं x का, x फंस गया इनके बीच में, x का करना है इंटीग्रेशन, आराम से सोचो, जल्दी क्या है, यस, यहाँ पे x की पावर कोई है नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रहा है वही तो भगवान है और सबका मालिक एक है 1, तो 1 है तो पावर बढ़ेगी तो 2 अपॉन प्लस 3। अगर मैं बोलूं x की पावर 0 का बताओ, तो x अपॉन प्लस 3, हाँ x ही आएगा, इसकी पावर बढ़ेगी तो 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 और 1 से डिवाइड प्लस, इसका मतलब क्या हुआ 0 का, x की पावर 0 का क्या मतलब है, किसी की पावर 0 हो गई तो क्या है 1 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 का dx करते हैं, 1 का करते हैं तो क्या आता है x आता है, 1 का किया तो क्या आया x, समझ रहे हैं, ये उल्टा प्रोसीजर है डिफरेंशिएशन का, x का करते थे तो क्या आता था 1, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा x प्लस। एक बात हमें ये पता लगी, अगर हमें इंटीग्रेशन 1 का करना है तो वो x आएगा, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन है एक तरह से, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जब बुक से करेंगे। हाँ, एक बात मैं और बताना चाह रहा था आप लोगों को जो भूल गया था, अब आपको पढ़ना कैसे है टर्म 2 में, कहां से पढ़ना है, हमें वहां से पढ़ना है जहां से पेपर आता है, क्योंकि हम लोग पेपर की तैयारी तो कर रहे हैं, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें वो पढ़ना है जो पेपर में आता है। कहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है जहां से पेपर में आता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी जो हमारी जो सीबीएसई रिकमेंड करता है, सीबीएसई बोलता है कि आपको अगर 40 नंबर हो गए, पहले सीबीएसई बोलता था कि अगर आपको 100 नंबर का पेपर है, अगर आपको 100 से ज्यादा नहीं लाने हैं तो आपको क्या पढ़ना है, बस 100 तक ही लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 आ जाए बस। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप 100 नंबर, यहाँ से एनसीईआरटी की एक बुक है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, उसमें से एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12, और सारे चैप्टर 6 के 6 उसी बुक में है। एक सीबीएसई कहता है, जो सीबीएसई ने दे रखा है, जो पेपर बनाते हैं उन्होंने बोल रखा है आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक पढ़नी चाहिए, एक बुक एनसीईआरटी की, एक बुक एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर की। अगर आपने इन दोनों बुक्स के क्वेश्चन समझ के सोल्व कर रखे हैं, दोनों बुक्स के क्वेश्चन समझ के सोल्व कर रखे हैं, तो आप इजिली 40 में से 40 ला सकते हैं। आपको क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे कि और वाले कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ूं, वो भी मुझे आते हैं। फिर आगे से करते हैं। इसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता है, इस बुक को करिए आप पहले, फिर इस बुक के बाद इस बुक को करिए। जैसे चैप्टर इस बुक से लगाया पहले सारे क्वेश्चन, फिर इस बुक से लगाइए। उसके बाद भी अगर आपके अपने बिजी शेड्यूल से और भी स्पेयर टाइम बचता है, इसके बाद क्या करना होता है, पेपर से पहले सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, 4-4, 5-5 प्रैक्टिस पेपर लगा लेंगे, वो बात की एक्टिविटी है। पहले आपको ये करने चाहिए। इसके बाद भी अगर आपके पास स्पेयर टाइम बचता है और पढ़ने का, इनको करने के बाद तब आप कोई भी रेफरेंस बुक कर लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा ज्यादा पढ़ने का। लेकिन ये दोनों सबसे पहले करनी चाहिए। गलती क्या होती है इसमें, हम लोग करते क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जंपिंग लाइक अ मंकी फ्रॉम वन बुक टू अनदर बुक, एक बुक से दूसरी बुक पे बंदर की तरह कूदते रहते हैं। कभी एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन कर लिए, कभी रेफरेंस बुक पे कूद गए। रेफरेंस बुक कोई सी भी ले लो आप, वो आपकी पसंद है, कोई सी भी बुक आप ले सकते हैं। आप जिस भी बुक को करें उसको पूर्णतः खत्म करें। जिस चैप्टर को करना शुरू किया आपने, डू इट कंप्लीटली, डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड डू ऑल द एग्जांपल्स, तब आप दूसरी बुक पे कूदें। अब करते इसमें हमारी गड़बड़ क्या हो जाती है, ना तो इधर का पूरा होता है, ना एग्जाम्पलर पूरी होती है, ना रेफरेंस बुक पूरी होती है, और जो छुटा था वही पेपर में आ जाता है। जो करा था उसका फायदा नहीं रहा। मान लो आपके 20 क्वेश्चन है, 20 में से 2 क्वेश्चन छोड़ दिए एक्सरसाइज में, वही 2 क्वेश्चन पेपर में आ गए। आप कहोगे कुछ पढ़ा हुआ आया ही नहीं पेपर में, बुक में से एनसीईआरटी में से नहीं था क्वेश्चन पेपर, एग्जाम्पलर में से नहीं था, बहुत मुश्किल पेपर था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने का तरीका है, करोगे तो आप अपने मर्जी से ही, मेरा काम है बताने का। एनसीईआरटी की बुक पूरी तरह से लगा लेनी है, सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठानी है। उसको खत्म करने के बाद फिर टाइम बचता है, फिर आपको इस तरह से कंप्लीटली फिनिश करें। ठीक है, हाल ये हो जाता है, कभी ये बुक, कभी वो बुक, कभी इधर चला मैं, उधर चला, और जाने कहा मैं किधर चला, वो वाला हाल हो जाता है। और धोबी का डॉग ना घर का ना घाट का रहता है फिर, क्योंकि वो सब जगह भागा फिर रहा है। तो इधर उधर जंप नहीं करना आपको बंदर की तरह। एक फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं अब दूसरा फॉर्मूला आपको बताता हूं, ये बात आपको समझ में आ गई? ऐसे बोला जाता है, और गारंटी है अगर इन दोनों बुक को जिसने समझ के कर लिया, 1 नंबर पेपर में नहीं कट सकता, 1 भी नंबर समझ के। इन बुक्स के सारे क्वेश्चन जिसने समझ के कर लिए। और रेफरेंस बुक क्या होती है, प्रैक्टिस के लिए होती है, उसके लिए प्रैक्टिस आप करना है, आपके पास टाइम है। टाइम तो इनके लिए ही नहीं बचता, बिजी शेड्यूल इतना है आजकल बच्चों का। इसके बाद इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन 5 को। क्वेश्चन 6 अगर मैं यहां पे दूं आपको, मैं बोलूं 0 का करके, ये करके देखता हूं। 0 का क्या आएगा? 0 को इंटीग्रेट करना है। 0 किसका डिफरेंशिएशन आता था? कांस्टेंट का। तो 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। ये एक, अगर हम लोग 0 का करें तो वो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, 0 का इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है। मैं वही सी वाली बात पे आने वाला हूं। अब ये सी कहां से आया? 0 का कांस्टेंट क्यों आ जाता है? एक तो ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। ठीक है, अब इसका मतलब है 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसीजर है, उल्टा काम कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलूं इसके साथ x है, यहाँ पे हमें तो x का करना आता है, x है दिख नहीं रहा, x की पावर 0 है इसके साथ, इसके साथ कोई नहीं है, तो इसके साथ 1 है, 1 का मतलब x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 का क्या आया था? ये 0 चला गया बाहर, इंटीग्रेशन बचा x की पावर 0 का। ठीक है, x की पावर 0 का क्या आया था? x की पावर 0 का 1 का क्या आया था? x हुआ 0 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? 0। और ये क्या कहता हूं मैं, प्लस ही चलता है बाद में,
प्लस सी, तो ये बचेगा कौन यहाँ पे, अकेला कांस्टेंट ही बचेगा। ठीक है, कांस्टेंट ही बचेगा, क्योंकि और तो सब तो जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आई इतनी? और अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी क्यों लगाते हैं बाद में, प्लस सी। ये क्वेश्चन ना पेपर में पूछा जाएगा आपसे, क्यों लगाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। पेपर में ऐसा नहीं आएगा दिस इज द क्वेश्चन दैट एक्सप्लेन व्हाई वी पुट प्लस सी इन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट 6 मार्क्स, अगर आप सही बताते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया पेपर में। देखिए, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का प्रोसेस देखते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये डी बाई डी एक्स करूं अगर मैं यहाँ पे किसका, एक्स का, तो क्या आएगा, ठीक है। एक्स की पावर 2 का करूं तो 0 नहीं एक्स की पावर 3/3 प्लस नहीं, एक्स की पावर 3/3 नहीं आएगा, 2x डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है जी। हाँ। तो अब हम अगर इस हिसाब से अगर इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसीजर है, अगर इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसीजर है किसका, डिफरेंशिएशन का, तो इस हिसाब से 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x की पावर क्या आएगा, x की पावर 2/2 x की पावर 2। देखो x का करती 2/2 आता है, 2 कट गया, केवल x स्क्वायर बचेगा। ये बात समझ में आई? अब मैं इस प्लस सी पे आ रहा हूं, प्लस सी क्यों लगा। अब आप मुझे ये बताओ, डी बाई डी एक्स अगर मैं लूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या आएगा, इसका मतलब अगर मैं इस 2x का इंटीग्रेशन करूं एंटी डेरिवेटिव प्रोसीजर से, इसको तोड़ा ये आया, इसको जोड़ा तो ये आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बोलूं, अगर मैं डी बाई डी एक्स करूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, तो क्या आएगा, 2x। तो इंटीग्रेशन का मतलब है अगर 2x को जोड़ूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए। 2x को जोड़ूं, अभी तो आपको डिफरेंशिएशन से बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनके क्वेश्चनों में डिफरेंशिएशन की गलती हो जाती है, लेकिन आप उस सदमे से उभर जाएंगे। आप हौसला रखें, आप उससे बाहर आ जाएंगे, हिम्मत रखें। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स करना चाहूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, तो क्या आएगा, 2x। तो अगर मैं 2x को इसको तोड़ा तो ये मिल गया, इसको जोड़ूं तो ये मिल जाना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 2x का, रुक जाओ, बात ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम बताएंगे, दिमाग लगाने का समय अलग से देंगे। एक्स स्क्वायर, अब यहां देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 2x का तो एक्स स्क्वायर भी आता है, 2x का करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आता है, 2x का करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी आता है, 2x का करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी आता है, ऐसे आता चला जाएगा। तो मैं इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, इसको लूं, या किसको लूं? अब मैं किसको लूं? अब मुझे अगर पता हो कि यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0 हुआ था, इसमें 2 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ था, तो जब 0 का करा तो कांस्टेंट आता है, अभी लिखा था 0 का करा तो कांस्टेंट आता है। अब मुझे पता तो लगे वो कांस्टेंट है कौन, वो तो उसको तोड़ा जब तो 0 करके चला गया। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, वो शायद ना भी हो, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, हमें नहीं पता किस कांस्टेंट का 0 आ जाए। इसीलिए ये 1 है, 2 है, 3 है, इसकी जगह सी लिख दिया। ये सी जो है जी, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो हमें यहाँ पे 0 को भी जोड़ना पड़ेगा जिसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। एक सी लिखा है इसलिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक, नहीं आई है तो भी ठीक, ठीक है। इनडेफिनेट में हमें प्लस सी लगाना है, क्यों?
इजी सी बात है, क्योंकि ये देखो कंफ्यूजिंग हो गया ना, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ये सारे ही सही है, तो इसलिए यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है उस पे हमने प्लस सी लिख दिया यहाँ पे। ये प्लस सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर हमें आप बता दो x स्क्वायर प्लस 1 है तो सी की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है। ये है, इसलिए सी हम लोग ऐड करते हैं। ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, इतना ही काफी है। इसको मैं रब कर देता हूं। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन से जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनसे सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनेंगे, बहुत सारे, रिवर्स प्रोसीजर में। मैं बताता हूं कैसे बनेंगे। अब आप ये देखिए, अब मुझे ये बताइए आप, इसमें जब हम लोग, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बता रहा हूं पहले। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? वो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। ये तो 10th क्लास में भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन कोस, वो 6 भाई थे, 6 भाई नहीं थे, 5 तो थे वो, एक उनका भाई करण नहीं था। महाभारत देखी है लॉकडाउन में, 5 तो वो थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, और एक कौन थे? भीम। 5 तो वो थे, एक उनका भाई करण भी था। 5 पांडव और एक करण थे, तो 6 हैं। करण अलग नहीं, उनका भाई था, उन्हें पता नहीं था, लेकिन करण को पता था। कुंती को इसलिए पता था क्योंकि उनकी माँ थी वो। ठीक है, उन 5 को नहीं पता था, इसलिए उसने उसको अर्जुन ने मार दिया था, लेकिन करण को पता था कि ये मेरे भाई हैं। करण को बीच में बता दिया था युद्ध के दौरान कि तुम्हारे भाई हैं, इनकी सेना में आ जाओ, क्यों लड़ रहे हो। उसने कहा मैं तो अपने दोस्त के साथ ही रहूंगा। अर्जुन ने मार दिया। देखो मर तो सब गए, बचा कोई नहीं। अब अर्जुन नहीं मिलते मुझे, कहीं मिले नहीं, अब कहीं अर्जुन जा रहे हैं। वो मर रहा है कौन? हाँ, वो जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में 6 भाई हैं, ये इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जैसे महाभारत में थे। एक साइन है, एक कोस है, एक टैन है, एक सेक है, और कोसेक है। अब देखो मैं बना रहा हूं फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, 3 यहां बनाता हूं। अब मुझे ये बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एक्स। ये प्लस सी की कहानी मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत। प्लस सी लगाते हैं, कोस एक्स का क्या आएगा? कोस एक्स का क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, अब हम लोग बहुत अभी 2-4 दिनों तक तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन भी माइनस साइन एक्स ही लिखते रहेंगे हम लोग, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन याद आएगा। अब मुझे ये बताओ, जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? कोस एक्स। अब मुझे बताओ कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? तो टूट के क्या आया था? माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स को जोड़ूं तो क्या मिल जाएगा? कोस एक्स। क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था? माइनस साइन एक्स। तो अगर माइनस साइन एक्स को जोड़ूं तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो कोस एक्स। इस माइनस को इधर से हटा के इधर भी भेज सकता हूं, प्लस सी। ठीक है, कोस का साइन, साइन का माइनस कोस। अब ये बताओ मुझे, टैन का क्या आया था? टैन को तोड़ा था तो सेक स्क्वायर एक्स आया था, तो सेक स्क्वायर एक्स को जोड़ने तो क्या आएगा? टैन एक्स। ये बात समझ में आ रही है? किसको जोड़ रहे हैं, किसको तोड़ा था? ये फॉर्मूले बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, कोटेक्स को तोड़ा था तो क्या मिला था? माइनस कोटेक्स नहीं, माइनस कोटेक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। कोटेक्स की बात कर रहा हूँ, कोटेक्स की। तो माइनस का कोसेक स्क्वायर मिला था, तो माइनस कोसेक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? कोटेक्स। कोटेक्स। इस माइनस को यहां से हटा के इधर भेज दो, प्लस सी।
डिफरेंशिएशन तो भूलना ही पड़ेगा अब आपको, लेकिन उसको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि जो चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें यूज भी करना है। भूलना भी नहीं है, तो भूलना भी नहीं है और भूलना भी है। हाँ, अभी इंटीग्रेशन करते टाइम इसको थोड़ा भूलना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब देखो, भूलना कुछ नहीं है, कभी फिर पेपर टाइम पे कहो भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा नहीं करना। देखो अब मुझे ये बताओ, sec x को तोड़ा था तो क्या मिला था? sec x का डिफरेंशिएशन क्या मिला था? 10x into sec x। यस, तो sec x into tan x को जोड़ू तो क्या मिलेगा? sec x। sec x, तो sec x tan x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sec x। ये बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ, जब cosec x को तोड़ा था, टूट के क्या मिला था हमें? cosec x को टूट के क्या मिला था, जो टूटा हुआ पार्ट था? हाँ, cosec x का तोड़ा था। तोड़ा जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो उसका मतलब है डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। cos x into cot x cosec x, minus का cosec x और cot x मिला था। अगर इस टूटे हुए को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? cosec x माइनस इधर भेज दिया मैंने, ये समझ आ रहा है? माइनस यहाँ से इधर भेज रहा हूँ, प्लस c। ये 6 फॉर्मूले मैंने बनाया, एंटी डेरिवेटिव से ही बनाए हैं। डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, इससे वापस से इनको उल्टा कर लेंगे फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूले का गेम है चैप्टर में, और अभी तक एक भी फॉर्मूला नया नहीं पढ़ा है, कोई नया फॉर्मूला अभी तक नहीं आया हमारे सामने, सब डिफरेंशिएशन से बना रहे हैं उल्टा करके। उसको उल्टा करो और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एक बार संता ने अपनी वाइफ को बोला कि उल्टी करके शर्ट को प्रेस कर दो मेरी शर्ट पे, शर्ट को उल्टी करके प्रेस कर दो। तो संता ने फिर थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ से पूछा, कर दी क्या मेरी शर्ट प्रेस आपने? नुको आपने बोला नहीं, नुको नहीं की, नो क्यों नहीं की, क्या बात हो गई अभी? तो उन्होंने कहा आपने बोला उल्टी करके प्रेस कर दो, मैं कितनी देर से कोशिश कर रही हूँ उल्टी करने की, आ ही नहीं रही उल्टी, उल्टी नहीं आ रही, ऐसे वॉमिटिंग, उल्टी आ ही नहीं रही, तो उल्टी आए, उल्टी करके फिर मैं प्रेस करूं, आ ही नहीं रही, प्रेस नहीं कर पा रही हूं मैं शर्ट पे। यस, डेट सिर्फ यही देना है कॉपी में, नहीं दूसरा कॉपी में। ये आपके भाई हैं? बैठ लो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको नहीं लगता कि कुछ लोग रह गए हैं यहाँ पे जिनको इंटीग्रेशन करके आना चाहिए? नहीं, लोग तो अलग बात करेंगे अभी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ रह गए हैं। यहाँ पे केवल 2 ही भाइयों का हमें इंटीग्रेशन मिला है, एक कोस का और एक साइन का। tan रह गया है, ये tan का है ही नहीं, tan का इंटीग्रेशन कहीं है ही नहीं, ना कोट का मिला, ना कोसेक का मिला, ना कोसेक का नहीं मिला है, कोसेक एक्स का मिला है, वो कोसेक स्क्वायर का है। 4 भाइयों के इंटीग्रेशन रह गए हैं, वो ही नए फॉर्मूले हमारे लिए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, cot x, cosec x एंड sec x का। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, उनको हम लोग प्रूव भी करेंगे, उन फॉर्मूलाज को हम लोग निकालेंगे कैसे आया है बताएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज देख लिया आपने, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये डायरेक्ट अगर ऐसा आता है कहीं लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट उसकी जगह पे माइनस कोट एक्स लिख देंगे। इसके बाद ये 4 फॉर्मूले अभी मैं आपको बताऊंगा जो उन चारों के हैं, tan के, कोट और सेक कोसेक के, वो हमारे लिए नए फॉर्मूले हैं जो एंटी डेरिवेटिव से नहीं आए हैं। ये रब कर देते हैं।
इसके बाद 6 और भाई हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स, तो वो ही पूरे नहीं है। उनको पूरे करेंगे, पूरी उनको बिल्कुल पूरी करेंगे, बात पूरी भी करेंगे, सब्जी भी करेंगे, रायता भी लाएंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी मैं केवल वो फॉर्मूले पहले बता रहा हूं जो हमारे लिए नए नहीं है, जो हम वहां से निकाल रहे हैं पुराने वाले चैप्टर से। अब अगर आप मुझे ये बताओ, जब हमने साइन इनवर्स एक्स को तोड़ा था तो क्या मिला था? साइन इनवर्स एक्स को 1/√1 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स। कोई नया फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका था? कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर मैं इस माइनस को यहां से हटा के इधर भेज दूं तो इसका माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो जाएगा, इसका साइन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, इसका एक ही फॉर्मूला है, इसका कोस इनवर्स माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है। समझ में आया? क्योंकि वो माइनस साइन का डिफरेंस होता था वहां पे। इसका ये भी तो लिख सकता हूं, समझ रहे हैं, क्योंकि वो माइनस में आता है। ये बात समझ में आ रही दिव्या? इसके बाद आप मुझे बताइए, इसमें जब हमने tan इनवर्स एक्स को तोड़ा था तो कुछ मिला था, मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। tan इनवर्स एक्स को तोड़ा था तो कुछ मिला था, डिफरेंशिएशन, तोड़ा वर्ड मतलब डिफरेंशिएशन 1/, अगर इस टूटे हुए को जोड़ दें तो ये बड़ा होके ये tan इनवर्स एक्स बन जाएगा प्लस सी। कॉट इक्वल हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब कोट वाले में यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। सर हाँ, वो जो आपके ऊपर वाला था उसमें प्लस आएगा ना, बीच में को साइन का करते हैं। यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आता है, नहीं माइनस ही आता है। माइनस ही आता है। हाँ, प्लस भी आता है कुछ जगह पे, वो कुछ और सब मिल गया है ना, अभी कुछ और याद आ गया होगा आपको। कोई आपको ना पिछले जन्म की बात याद आ रही है, पिछले जन्म की मतलब टर्म 1 की कोई बात। इसके बाद अब मुझे बताओ, जब हमने सेक को तोड़ा था तो क्या मिला था? 1/x अंडर रूट एक्स, यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्स से शुरू होता है, एक्स स्क्वायर -1। इसका सेक इनवर्स का ये आया था, सेक इनवर्स का ये आया था, सेक इनवर्स का टूट के आया था। तो इस टूटे हुए को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इक्वल टू या माइनस कोसेक इनवर्स माइनस। ठीक है, ये 3 और लिख लो, उसी से रिवर्स करके निकालें, उल्टा करके इसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस को। अभी फॉर्मूले और बताऊंगा, अभी क्लास में फॉर्मूले चलेंगे अभी इस तरह के बना के, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टोटल बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन वो बहुत भी नहीं है, एक टाइप के फॉर्मूले। अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ा है इस चैप्टर में, आज के लिए इतना ही काफी है। याद डिफरेंशिएशन है ये, कोई कुछ नया नहीं आया अभी इसमें। क्या याद कुछ नहीं करना तुम्हें, मैथ्स में क्या याद करोगी? भूल जाओगी। तो आप कुछ भी याद ना करें, उससे भूलने का खतरा बिल्कुल 0 हो जाता है। जब कुछ याद ही नहीं है तुम्हें तो भूलोगी कहां से? भूलते तो वही है जिनको कुछ याद रहता है। और मैथ्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है चीजों को। अब इतना अच्छा चश्मा ले लिया तुमने, अब चीजों को तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, ओके।